Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 4 of General Accounting Principle, and in this video we are going to deal with single entry and double entry, accounting concepts, modifying principles and questions based on these topics. इस पूरे वीडियो में सबसे पहले हम लोग एकल प्रविष्टि लेखांकन और दोहरी प्रविष्टि लेखांकन देखेंगे। इसके बाद लेखांकन की कौन-कौन सी अवधारणाएं हैं, क्या होती है अवधारणाएं, वो समझेंगे। तीसरा संशोधित सिद्धांतों को समझेंगे और फाइनली इन सब पर बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। So I suggest all of you to watch this video completely because this is the most fundamental concept, assumptions, principles and questions will definitely come from these topics. मैं सारे बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखें, चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करा है और ये सारी चीज़ों से एटलीस्ट आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिले। In the last video, we have discussed the 4 important basic accounting assumption. The first one was the accounting entity assumption. The second one is the money measurement assumption. Third one is the accounting period assumption. And the fourth one is going concern assumption. पिछले वीडियो में हमने 4 इम्पॉर्टेंट अवधारणाएं या एजम्पशन देखे थे, जिसमें पहला था मेरा व्यापार इकाई अवधारणा, दूसरा था धन मापन अवधारणा, तीसरा था लेखांकन अवधि अवधारणा और चौथा था चालू व्यापार की अवधारणा। ये 4 जो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग एजम्पशन है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, ये अकाउंटिंग का जो है फाउंडेशन भी बनाता है। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो है, द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग एंटिटी assumption and it says that business and its owner both are separate entity. व्यापार इकाई अवधारणा हमें ये कहता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो उसका मालिक होगा, जो उसका ऑनर होगा और वो जो बिजनेस है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बिजनेस का उसके ऑनर के साथ कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? दूसरा जो है वो है मनी मेजरमेंट assumption। हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग धन मापन अवधारणा। व्हाट इट सेज, वी विल ओनली काउंट दोज ट्रांजैक्शंस दैट आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। धन मापन अवधारणा के अंतर्गत हम यह मानते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर हम उन सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे, उन सारी चीज़ों को लिखेंगे जो धन से या फिर मनी से रिलेटेड है। वो सारे ट्रांजैक्शन जिसे हम मनी में काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज़ करिए कि ओनर की डेथ हो गई, इसे हम मनी में काउंट नहीं कर सकते, तो अकाउंटिंग के अंदर इसे मेंशन नहीं करा जाएगा। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट है मेरा अकाउंटिंग पीरियड assumption एंड दिस सेज अकाउंट्स विल क्लोज एट अ रेगुलर इंटरवल। लेखांकन अवधि अवधारणा हमें ये कहता है कि जो भी हमने खाता मेंटेन करा है, जो भी हमने अकाउंट्स या लेखांकन का जो खाता, बही खाता जिसे कहते हैं हम लोग, उसे हम लोगों ने जो मेंटेन करा है, वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगा, बंद होना चाहिए। बेसिकली ये जो टाइम पीरियड होता है, ये बिल्कुल 1 साल का होता है, जिसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और यह फाइनेंशियल ईयर 1st ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31st मार्च को ख़त्म हो जाता है। मतलब जो बिज़नेस है, हम लोग सारा हिसाब-किताब लिखना शुरू करेंगे कब से? 1st अप्रैल से और 31st मार्च को हम लोग क्या करेंगे, जितना भी कुछ हम लोगों ने लिखा है, वो सारा चीज़ ख़त्म कर देंगे लिख कर के 31st मार्च को। उस दिन 31st मार्च की रात को सारा आप अकाउंटिंग का सारा हिसाब-किताब देख लीजिए। क्या प्रॉफ़िट हुआ, क्या लॉस हुआ, किस सारा एनालिटिकल जो कैलकुलेशन होगा, वो 31st मार्च के एंड में रात में होगा और फिर अगेन जो नेक्स्ट अप्रैल होगा, उससे हम लोग दोबारा एक नया खाता मेंटेन करेंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन हमें यही कहता है। लास्ट जो है वो है गोइंग कंसर्न assumption एंड दिस गोइंग कंसर्न assumption सेज दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉरएवर। जो चालू व्यापार की अवधारणा हमें साफ शब्दों में ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, जो हमारा जो व्यापार होगा वो हमेशा क्या होगा, चालू ही रहेगा। अब गोइंग कंसर्न assumption के अंतर्गत हमें
एक पॉइंट आउट और पढ़ना है जो मैंने लास्ट वाले वीडियोस में मेंशन नहीं करा था। ये कहता है कि जो एसेट होगा किसी भी बिजनेस के अंदर और बिजनेस का जो भी एक्सपेंसेस है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि चाहे बिजनेस के अंदर कुछ भी हो, वो हमेशा चलता रहेगा, वो चीज़ें एज इट इज़ होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो एसेट है, बिजनेस की जो भी संपत्ति होगी, वो एक अलग उसकी आइडेंटिटी है। और जो एक्सपेंसेस है, जो बिजनेस के अंदर जितने सारे खर्चे हो रहे हैं, इसे एक अलग माइंडसेट से टैकल करा जाता है। ये जो पॉइंट जो मैंने बताया है, ये और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा 2-3 वीडियोज़ के बाद। अब इस वीडियो के अंदर जो हमने कवर करा है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है, वो है सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री क्या होता है? इसे हिंदी में अगर बात करें, तो इसे हिंदी में एकल प्रविष्टि लेखांकन कहते हैं। ये एक बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है सिंगल एंट्री का। आप समझ लो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है सिंगल एंट्री का। लेकिन है क्या कि अगर आप एक रेहड़ी वाला या ठेले वाले के शॉप पे जाओगे, तो वो चीज़ें इतने अच्छे से भी मेंटेन नहीं करता। वो बहुत ही रफ़ली कैलकुलेशन करता है कि अगर मान लेते हैं उसने बिज़नेस में पैसा लगाया, तो जो कैपिटल जो वो लिखेगा सबसे पहले, उसने लगाया कि मैंने ₹5000 लगाए अपने बिज़नेस में। वो सबसे पहले वो 5000 लिखेगा। फिर वो क्या-क्या गुड्स लेकर के आ रहा है, उन सारी चीज़ों को मेंशन करेगा, गुड्स 1, गुड्स 2, गुड्स 3, वो सारी चीज़ें वो मेंशन करेगा। फिर वो अपना, अगर वो पर डे बेसिस के अकॉर्डिंग बना रहा है, तो वो पर डे अपना सारा कैलकुलेशन मेंटेन करके रखेगा। वो मंथली बेसिस पे कर रहा है, तो मंथली बेसिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा। तो उसका कितना इनकम हो रहा है, कितना वो सेल कर रहा है, वो इस चीज़ को मेंशन करेगा। तो सेल उसने कितना करा, किस दिन कितना करा, वो इस चीज़ को मेंशन करेगा। और फाइनली वो क्या करेगा, वो सारा जो गुड्स का जितना भी प्राइस था, उसने टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लिया। मान लेते हैं हम, उसने जो है ₹3000 का वो गुड्स लेकर के आया था, और जो सेल उसने करा है, टोटल सामान बेचा है, वो ₹6000 का बेचा है। उसके पास कितना था कैपिटल, तो ₹5000 थे, जिसमें से उसने ₹3000 का वो सारा सामान लेकर के आया है। तो कितना बच गया आपके पास, तो ₹2000 आपको इधर बच गए। और फिर उसने ये जो है, उसका टोटल सेल कितने का हुआ है, तो टोटल सेल जो है आपका ₹6000 का है। 3000 उसने लगाया, 6000 का उसका सेल हुआ, तो इधर उसे कितना मिला, इधर उसे 3000 का प्रॉफिट हो गया। तो 2000 उसका पहले से बचा हुआ था, और 3000 जो है बाद में हो गया, तो टोटल उसके पास अब बैलेंस कितना है, तो 5000। क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह से चीज़ें अगर मेंशन वो कर रहा है अपने किसी एक पेज पे, तो उसे हम लोग कहेंगे सिंगल एंट्री। ये बेसिक सा एग्जांपल है जिसमें वो क्या कर रहा है, डेट वाइज चीज़ों को मेंशन कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जैसे बैलेंस फॉरवर्डेड, मतलब जो भी उसके पास बैलेंस है स्टार्टिंग में, वो कितने रुपए का है, ₹1000 का। सप्लाईज जो है, सामान उसने जो सामान खरीदा है, वो कितने रुपए का, तो ₹200 का। उसने सेल कितना करा है, तो ₹500 का। तो उसके पास नेट बैलेंस अब कितना बच गया, तो ₹1300। क्यों? क्योंकि ₹1000 थे, ₹200 उसने एक्सपेंस कर दिया, 800 बचा, 800 में से 500 फिर उसका क्या हुआ, सेल करा उसने, इनकम हुआ 500। तो 8 5 कितना हो गया, 1300। सो 1300 का उसका टोटल सेल हुआ है। अब इलेक्ट्रिक बिल पे उसने खर्च करे हैं ₹600, तो अगेन माइनस करके कर दिया, तो उसका कितना रिमेनिंग पार्ट बचा है, 700। उसी तरह से ये सारी कैलकुलेशन वो क्या करेगा, लिखता जाएगा, और फाइनल बैलेंस इतना बचा हुआ है, ये चीज़ वो निकाल लेगा। So this is an example of single entry. So what is single entry? So it is basically an incomplete, inaccurate, unscientific and unsystematic system of bookkeeping. यह बही खाता पद्धति का एक अधूरा, जिससे हमें कुछ नहीं मिले, गलत, अवैज्ञानिक और अव्यवस्थित, मतलब चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिकली नहीं चल रही हैं। तो अव्यवस्थित तंत्र का जगह पे यहाँ पे आप तरीका लिख लेना, ये क्या है, एक तरीका है। कुछ कैरेक्टर्स हैं सिंगल एंट्री के, कौन कौन से हैं, तो ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन। इसके अंदर क्या करा जाता है, पर्सनल अकाउंट को और कैश बुक को मेंटेन करा जाता है। दूसरा, डजंट प्रोवाइड अ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी, एक बिजनेस का जो सही वित्तीय स्थिति है, वो हम सिंगल एंट्री से हम लोग पता नहीं कर सकते।
दूसरा है नो फिक्स सेट ऑफ रूल्स, कोई भी नियम नहीं है इसका, जैसा मन करे वैसा कर लो। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल एंट्री। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंशन्ड। जो रियल अकाउंट होता है और जो नॉमिनल अकाउंट होता है ये मेंशन नहीं करा जाता है सिंगल एंट्री। अब रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है क्या, इसे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे या फिर अगले वीडियोज में देखेंगे। जो नेक्स्ट है वो है मेरा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये प्रिपेयर नहीं होता सिंगल एंट्री के अंदर। ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर नहीं करा जाता सिंगल एंट्री के अंदर। और जो टैक्स अथॉरिटी है, जो कर डिपार्टमेंट है, कर प्राधिकरण जो के द्वारा जो है इसे स्वीकृति नहीं मिलती। टैक्स डिपार्टमेंट सिंगल एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मेरा डबल एंट्री। डबल एंट्री हिंदी में बात करें तो दोहरी प्रविष्टि। क्या होती है दोहरी प्रविष्टि या क्या होता है डबल एंट्री? सो इट सेज दैट every debit there must be a corresponding credit of equal amount, and for every credit there must be a corresponding debit of equal amount। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक डेबिट के लिए समान राशि का एक समान क्रेडिट होना चाहिए या होगा, और प्रत्येक क्रेडिट के लिए एक समान राशि का एक डेबिट भी होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वो ज़्यादा इजीली आपको क्लियर होगा। ये हैं मिस्टर ऑनर और ये है उनकी स्वीट शॉप, और ये हैं जहाँ से वो दूध परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि डेयरी फार्म। मिस्टर ऑनर डेयरी फार्म से क्या करते हैं? मिस्टर ऑनर डेयरी फार्म से मिल्क परचेज़ करते हैं डेली बेसिस पर, और फाइनली उसे क्या करते हैं? पेमेंट भी करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो बिज़नेस के अंदर एक चीज़ आ रही है जिसका नाम है मिल्क, और बिज़नेस से बाहर जा रहा है, क्या जा रहा है? तो पेमेंट बाहर जा रहा है। डबल एंट्री हमें सिखाता है, या डबल एंट्री हमें कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हो रहा है उसे दो बार मेंशन करा जाएगा, एक डेबिट साइड में और दूसरा क्रेडिट साइड में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्टेड होगा। हम लोग मिल क्या कर रहे हैं? तो परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर। तो एक होगा मेरा परचेज अकाउंट, और दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रेडिट पे मिल्क ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? तो डेयरी फार्म से। तो एक होगा मेरा डेयरी फार्म अकाउंट या फिर सिंपली फार्म अकाउंट। सो हम लोग करेंगे क्या कि जो डेयरी फार्म का जो अकाउंट है इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और जो परचेज अकाउंट है इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। अब ये क्यों होगा? सर यही अकाउंट को क्यों क्रेडिट करा गया और इसे क्यों डेबिट करा गया? तो ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो हमेशा दो तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करा जाता है। इन दो अकाउंट्स में पहला जो अकाउंट होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, और एक दूसरा अकाउंट होगा जो हमेशा डेबिट करा जाए। अब जो डबल एंट्री सिस्टम है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो सिस्टम होगा, इस ये जो है बिल्कुल साइंटिफिक होता है। तो फर्स्ट है इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ये रखता है। तीसरा, इसके थ्रू हम लोग डबल एंट्री के थ्रू हम लोग ट्रायल बैलेंस फॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू जो है हम अकाउंटिंग के अंदर कितनी एक्यूरेसी है वो चेक करी जाती है। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। कंसर्न यहाँ पर एंटिटी है या फिर बिजनेस से रिलेटेड है। तो जो बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? गेस कर सकते हैं। उसके अनुसार जो है हम चीज़ों को आगे अ, समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डबल एंट्री के थ्रू ही करी जाती है। द सिस्टमेटिक एंड द साइंटिफिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फ्रॉड। इस सिस्टम के द्वारा जो फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम होते हैं फ्रॉड। इसके अलावा
जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी हमारा डबल एंट्री ही चेक करता है कि अकाउंटिंग में डबल एंट्री हुई है या नहीं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की मूल अवधारणा। इसके अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट all business transactions recorded in accounts have two aspects. One is debit side and the another is credit side. अभी हम लोगों ने देख लिया था डबल एंट्री सिस्टम का जो कैरेक्टर है वो ये है, किसी भी ट्रांजैक्शन के समय दो अकाउंट अफेक्ट होता है। पहला होता है क्रेडिट अकाउंट, दूसरा होता है मेरा डेबिट अकाउंट। तो ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उससे हमेशा दो अकाउंट अफेक्ट होता है। एक अकाउंट जो है हमेशा डेबिट साइड को मेंशन करता है और दूसरा अकाउंट जो है हमेशा क्रेडिट साइड को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसी का दूसरा नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इट सेज revenue is considered as the income earned on the date when it is realized. Unearned or unrealized income should not be taken into account. साफ साफ शब्दों में ये कहता है कि जैसे ही आपको ये रियलाइज हुआ कि हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया, वैसे ही आप उसे अपना एसेट मान लीजिए, वो आप उसे समझ लीजिए कि ये हमारा है। अब इसे समझने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लिया है मैंने, जो 2017 यूपीएससी ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन था, इन द केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग। जो रेवेन्यू है अकाउंटिंग के अंदर उसे रिकॉग्नाइज करा जाएगा इन विच द गोल्ड इज, जब उस गोल्ड को करा जाए, क्या करा जाए, तो इसका सही ऑप्शन था माइंड। है क्या कि सपोज करिए ये एक माइन है जिसमें आप काम कर रहे हैं। ये सपोज ये एक माइन है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। आपको अचानक से एक गोल्ड का टुकड़ा मिलता है, तो आप उस टुकड़े का क्या करोगे? तो सर सिंपल सा बात है कि वो टुकड़ा मुझे मिला है तो मैं समझूंगा ये मेरा हो गया, ये मेरा है। या फिर ये जो माइन अगर किसी के अंडर आ रहा है, किसी कंपनी के अंदर अंडर आ रहा है ये माइन, तो वो कंपनी समझेगी कि ये जो गोल्ड जो उसे मिला है ये उस कंपनी का है। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल हमें सिर्फ ये कहता है कि जिस समय आपने रियलाइज़ कर लिया कि उससे अर्न या किसी गुड से अर्न जो रेवेन्यू है वो आपका है, तभी से वो चीज़ें आपकी हो जाती हैं। और अगर एग्ज़ाम्पल से इसे समझना है तो सपोज़ करिए जो मिस्टर ऑनर हैं उन्होंने क्या करा, किसी एक पर्सन को उधार पर 2 किलो स्वीट्स दे दी। कितने रुपए की दे दी? तो 500 रुपए की दे दी। और मान लेते हैं 2 महीने के बाद, 2 मंथ्स के बाद जो है इस बंदे ने मिस्टर ऑनर को पैसे वापस करे। तो मिस्टर ऑनर जो है वो इस 500 रुपए को वो कब रियलाइज़ करेंगे, कब वो एज़्यूम करेंगे कि ये 500 रुपए मेरा है? जब वो उसे उधार दे रहे थे तब? या फिर जब 2 महीने के बाद जब वो पैसे देने आएगा तब? तो इसे ऐसा समझिए आप कि जैसे ही उन्होंने इसे 2 किलो मिठाई, 2 किलो स्वीट्स जो है इसे डिलीवर कर दी, वैसे ही मिस्टर ऑनर के दिमाग में ये आएगा कि वो ये सोचेंगे कि अब तो मैंने 2 केजी जो मिठाई है, 2 केजी जो स्वीट्स है वो मैंने इस बंदे को दे दी। तो जो मेरी जो संपत्ति थी, जो मेरा जो गुड्स था वो मैंने इसे बेच दिया है। भले इसने इसे पैसे नहीं दिए उसी समय, लेकिन अब जो है इससे जितने पैसे निकल रहे थे, कितने पैसे निकलेंगे? 500 रुपए। तो मिस्टर ऑनर ये सोचेगा कि ये जो 500 रुपए हैं, जो मुझे इससे लेने हैं और वो 500 रुपए मेरे हैं। तो इसने क्या करा, इसने जैसे ही मिस्टर ऑनर ने जैसे ही ये मिठाई इस पर्सन को दी,
वैसे ही इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि मैंने 500 रुपए इसे दिए हैं और वो 500 रुपए जो है, जो मुझे मिलने वाले हैं, वो मेरे हैं। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है, रेवेन्यू इज़ कंसिडर्ड एज़ द इनकम अर्न्ड ऑन द डेट इट इज़ रियलाइज्ड। जो रेवेन्यू होगा, जो राजस्व होगा, हम तभी समझेंगे जब हम उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि वो मेरा है। अनअर्न जो हमें नहीं मिला, जो पैसे हमें नहीं मिले, और अनरियलाइज़ जिसको जो हमने रियलाइज़ ही नहीं करा इनकम को, दैट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, तो उसे अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? Assets are recorded at the price paid to acquire them, and this cost is the basis of all subsequent accounting for the asset. इस अवधारणा के तहत परिसंपत्तियों को उनके प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत पर दर्ज किया जाता है, और यह लागत परिसंपत्ति के बाद सभी लेखांकन के लिए आधार है। In the part 2, we have seen that Mr. Honor bought a truck to facilitate his transport. Suppose the price of the truck is 10 lakh, तो वो अपने अकाउंट बुक में मिस्टर ऑनर के लिए एसेट का जो अकाउंट होगा उसमें वो ट्रक की कीमत जो है वो कितना मेंशन करेंगे, वो 10 लाख रुपए ही मेंशन करेंगे। Now after 2 years the price of truck will go down because of wear and tear and depreciation. But this principle says that for Mr. Honor, the price of the truck will remain the same, that is 10 lakh. कुछ भी हो जाए, अब इसे और भी बहुत ईज़िली समझ सकते हैं। सपोज़ करिए आपने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, तो क्या 1 साल के बाद जो है उस लैपटॉप की प्राइस 1 लाख रुपए रहेगी? तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि ये लैपटॉप कितने का है, तो आप उसे क्या कहोगे? तो साफ-साफ शब्दों में उसे ये कहोगे कि ये 1 लाख रुपए का है। 5 साल के बाद अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि ये लैपटॉप कितने का है, तो अगेन योर आंसर विल बी द सेम, इट इज़ ऑफ 1 लाख रुपीज़। सो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि चीज़ें आप जो संपत्ति है, उसे आप जितने में खरीद रहे हैं, आप उसकी प्राइस भी उतने ही आप मेंशन करिएगा अकाउंट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग concept says that matching the revenue earned during an accounting period with the cost associated with the period to ascertain the result of business concern is called matching concept. Matching concept is the basis for finding accurate profit for a period. मैं अगर इजी वे में इसे समझाऊं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि वी ऑलवेज कंसिडर रेवेन्यू or income and expenditure of same accounting period। मतलब अगर सपोज करिए कि आपका रेवेन्यू अर्न हुआ है 2017 में, तो आप इस रेवेन्यू को 2017 का जो अकाउंट बुक होगा उसी में आपको लिखना है। ये नहीं कि आप 2016 वाले अकाउंटिंग बुक में लिख दो या फिर 2019 का जो अकाउंटिंग बुक होगा उसमें आप मेंशन करिएगा। तो मैचिंग, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मैच करवाना है आपको। तो जिस साल का जो अर्निंग है या जो रेवेन्यू है आपका, जो इनकम है आपका, उसे उसी साल में आपको मेंशन करना है। उसी तरह से एक्सपेंडिचर को भी सेम पीरियड पे ही लिखना है, ताकि आपका जो अकाउंटिंग है, जो आपका कैलकुलेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हों। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरा फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल या फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट। It says account statement should disclose fully and completely all the significant information. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो खाता का विवरण होगा और
जो जो भी हमें मेंशन करना है बिज़नेस से रिलेटेड, वो बिल्कुल क्लियर कट सारी चीज़ें खुले रूप से मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ चीज़ें नहीं लिखी। जैसे मिस्टर ऑनर ने जब अपने फ्रेंड के लिए जब उसने स्वीट्स ली थी, तो फ्रेंड के लिए मैं ले रहा हूँ, इसे क्या मेंशन करना है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। उसे सारी चीज़ें एक ए टू ज़ेड सब कुछ मेंशन करना होगा। मान लेते हैं किसी शॉप पर कुछ गेस्ट आ गए उनके 3-4, तो उन्होंने क्या करा, शॉप से ही उनके लिए कुछ खर्चे कर दिए। तो अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा ही तो खर्चा है, इसे और ये पर्सनल यूज़ के लिए है, तो इसे हम मेंशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। अकाउंट में हमें सारी चीज़ों को मेंशन करना होता है। तो फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल हमें वही कहता है कि आप जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या किसी तरह का ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो या फिर चाहे वो बिज़नेस पर्पज़ से हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो बहुत मेजर हो, उन सबको आपको क्या करना है, डिस्क्लोज़ करना है अपने अकाउंट बुक में। नेक्स्ट है मेरा वेरिफाएबल एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल और लेजर के लिए। ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि आप जब भी अपना अकाउंट बनाएं, उसे प्रॉपर मैनेज करके आपको रखना है विथ रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आपने जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन करा है, उन सब का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि मिस्टर ऑनर की सपोज शॉप है, और ये बगल वाले की शॉप है जहाँ वो मिठाई सप्लाई देते हैं। तो बदले में क्या होगा, वो एक कैश मेमो बना कर के देंगे, वो एक रसीद बना कर देंगे इस शॉप वाले को। तो ताकि वो उनसे क्या करें, पेमेंट ले सकें। तो उस सिचुएशन में ये सारा जो भी डिटेल है, या फिर अ, उन्होंने बैंक से जो है लोन लिया हुआ था, तो उनका एक स्टेटमेंट होगा, बैंक स्टेटमेंट होगा। वो सारी चीज़ें एज अ रिकॉर्ड मेंशन होनी चाहिए टाइम टू टाइम। इस सिद्धांत के लिए आवश्यक है खातों की पुस्तकों में प्रत्येक रिकॉर्ड किए गए व्यापारिक लेन-देन के पास इनका समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए। अब आते हैं मॉडिफाइंग प्रिंसिपल पर। पहला है मेरा कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल सेज दैट द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग अ प्रिंसिपल should not be more than the benefit derived from it। इसमें यह कहा गया है कि मूलधन लगाने की लागत इससे प्राप्त लाभ से अधिक नहीं होनी। स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, ये आप लोगों को क्लियर नहीं। कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ये है स्टाफ ए। पता है आपको, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको मालूम होगा। ये स्टाफ ए किसके अंडर काम कर रहा है, तो ये मिस्टर ऑनर के अंडर काम कर रहा है। और इसका काम क्या है, सारा हिसाब किताब रखना डे वाइज पे। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि ये स्टाफ जो है ऑनेस्ट नहीं है, और इसने क्या करा, 2 साल से ये कुछ गड़बड़ करता आ रहा है हिसाब किताब में। एक दिन क्या हुआ, मिस्टर ऑनर को पता चला कि इनका जो स्टाफ ए है वो इनके साथ फ्रॉड कर रहा है। अब मिस्टर ऑनर को आया बहुत गुस्सा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बहुत बड़ी अकाउंटेंसी की कंपनी थी, बहुत बड़ी, जहाँ पे बड़े-बड़े सीए वगैरह सब बैठे हुए थे। ठीक है? उन्हें इन्होंने हायर करा, और उन्हें अपना सारा जितना भी हिसाब-किताब था सब ला कर के उनको दिया, और बोला कि सर मुझे बताइए कि कितने का फ्रॉड हुआ है 2 साल। और इन्होंने इन्हें फ़ी भी दे दी। कितनी फ़ी दे दी, तो मान लेते हैं 20 लाख रुपए फ़ी दे दिया कि मुझे बस पता करना है, कितना का फ्रॉड हुआ, ताकि मैं इससे पैसे निकाल सकूँ। तो जब इस कंपनी ने मिस्टर ऑनर को बताया कि आपके सर 2 साल के अंदर जितने भी फ्रॉड हुए हैं, उनकी वैल्यू टोटल 80 लाख रुपए है। तो मिस्टर ऑनर ने रियलाइज़ करा कि ये 80 लाख जो उनका स्टाफ ए है, उनसे लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अब ये छोटा-सा स्टाफ जो है 80 लाख रुपए कहाँ से लाके देगा? क्या करा जाए इस सिचुएशन में? तो इन्होंने इसे सीधा निकाल दिया इसे काम से, कि जो है अब तुम काम पे नहीं रहोगे। ठीक है? लेकिन इनका ये 80 लाख इधर का, और 20 लाख जो इन्होंने अकाउंट्स में जो भी फ्रॉड हुआ उसे कैलकुलेट करने में लगाया, यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए हो गए। तो ये 1 करोड़ करोड़ रुपए इन्होंने लागत लगाई है एक ऐसा आउटपुट निकालने के लिए जो उन्हें मिला ही नहीं। वो चाहते हैं तो 80 लाख इससे ले सकते थे, अगर ये एफ़िशिएंट होता देने के लिए।
लेकिन इन्होंने लिया नहीं, क्यों? क्योंकि ये देने में सक्षम नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि हम वहीं अपना इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ से हमें जो प्राप्त वैल्यू होगा, जो प्राप्त लाभ होगा, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ इन्वेस्टमेंट इनका 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो प्राप्त लाभ है यहाँ पे वो क्या है? बिल्कुल भी ज़ीरो, कुछ नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है कि हमें इन सब जगहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। Materiality principle says that it requires all relatively relevant information should be disclosed in the financial statement. The immaterial information are either left out or merged with other items. Materiality principle ये कहता है, मिस्टर ऑनर, इनकी शॉप पर बहुत सारे लोग आते हैं। महीने में अकाउंटेंट भी आ जाता है, मिस्टर अकाउंटेंट, जो उनका बैलेंस कैलकुलेट करे। कुछ बहुत डेली बेसिस पे कस्टमर है जिन्हें वो चाय वाय फ्री में दे देते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डेली कस्टमर। तो इन सब पे वो क्या करते हैं? खर्च करते हैं। इसके अलावा कुछ गेस्ट आ गए या फिर कोई डीलर आ गया जो इनसे डील करना चाह रहा है, तो उनके चाय पानी पे भी इन्होंने क्या करा? खर्च कर दिया। तो सपोज़ करिए कि 10 रुपये उन्होंने इस पे खर्च कर दिया, अकाउंटेंट पे 10 रुपये खर्च कर दिए, फिर डेली कस्टमर जो है उन पे उन्होंने 20 रुपये खर्च कर दिया, तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपये इनका डेली का खर्चा हो गया। मतलब मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि ये सारे खर्चे जो रियलिस्टिक नहीं हैं या इमटेरियल हैं, जो बहुत माइनर हैं, उन्हें क्या करो? या तो आप छोड़ दो या फिर इसे क्या करो? भूल जाओ कि जो है ये आपके पैसे थे। मतलब ये ठीक है, इतना तो चलता है, ठीक है? या तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से होगा, या फिर आप इन सबको सबमर्ज कर दीजिए और एक साथ कैलकुलेट कर दिए। मतलब 40 रुपये पर डे, तो 30 दिन का कितना हो रहा है मेरा? तो 1200 रुपये। तो 1200 रुपये ऑन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लिख करके उन्होंने क्या करा? साइड में लिख दिया। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है मेरा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे कि आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखिएगा, तो जा कर के यूपीएससी, ईपीएफओ का एग्ज़ाम आप सक्सेसफुली क्लियर कर पाइएगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी ही नहीं है आपके अंदर, पॉसिबल ही नहीं है कि ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो सके। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि जो भी रूल्स, प्रैक्टिसेस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें जो हम अकाउंट्स में मेंशन करेंगे, उन्हें कंटिन्यूअसली ऑब्ज़र्व करते रहें, उन्हें देखते रहें ईयर आफ्टर ईयर। ऐसा नहीं कि 1 साल हमने सारा कैलकुलेशन करा, दूसरा साल भी सारा कैलकुलेशन कर लिया। पहला साल सारा कैलकुलेशन करा, दूसरा साल सारा कैलकुलेशन करा, तो हमें पता चल गया है जो हमारा टोटल अर्निंग है, नेट प्रॉफ़िट है, वो 40,000 40,000, तीसरे वाले में भी आपको 40,000 मिला। तो आपको ये नहीं लगे कि जो है चौथे साल भी 40,000 ही आएगा, तो यार इसे क्या कैलकुलेट करना है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि बिज़नेस में चीज़ें फ़िक्स नहीं होती। 3 बार निकल गया, 3 साल का लगातार जो है नेट प्रॉफ़िट हमारा 40,000 रुपए अगर मान लेते हैं निकला, मान लेते हैं 40,000 रुपए निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चौथा साल होगा वो भी 40,000 ही होगा, वो वैरी कर सकता है। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि आपको हर साल का मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी साल का छोड़ दो। अब ये प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंज़र्वेटिज़्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और श्योर शॉट है कि पेपर में आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। So, prudence principles takes into consideration all prospective losses but leaves all prospective profit. The essence of the principle is anticipate no profit and provide for all possible losses. मुझे पता है सबके एकदम सर से पार हुआ होगा कि ये है क्या। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब होता है जो समझदारी से काम ले। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको जो मैं स्टेटमेंट अभी बता रहा हूँ, और क्योंकि बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत जगहों पे यूज़ है ये, ठीक है? तो प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर बिज़नेस के अंदर अगर आपको लग रहा है कि कोई हम मुझे लॉस होने वाला है किसी चीज़ टर्म में, जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर ऑनर ने किसी कस्टमर को जो है उधार पर सामान दिया और मिस्टर ऑनर को लग रहा है कि ये मुझे पैसे नहीं देगा या फिर मुझे पैसे देने से पहले ये कहीं भाग जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये जो लॉस इनकर्ड करेंगे, उन्हें ये पहले से मेंशन कर लें कि मुझे इतना का लॉस होने वाला है। या फिर कोई अगर उनका डीलर है, जिन्होंने इनसे सामान लिया हुआ है और आफ्टर डीलिंग
दो स्वीट्स, ये क्या हुआ, ये कहीं चला गया, कब आएगा पता नहीं, कॉल करने पे भी उठा नहीं रहा है, तो मतलब साफ है कि इसने क्या करा, इन मिस्टर ऑनर के साथ फ्रॉड करा। तो उस सिचुएशन में प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको जितना का लॉस हुआ है आप उसे अपने अकाउंट बुक में मेंशन कर लीजिए। लेकिन अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, जैसे सपोज़ करिए कि मिस्टर ऑनर ने डेयरी फार्म से डेयरी फार्म से दूध लिया, ठीक है? ये है मिस्टर ऑनर ऑनर, ठीक है? अब डेयरी फार्म के लिए मिस्टर ऑनर एक रेगुलर कस्टमर है। एक दिन क्या हुआ कि जो है डेयरी फार्म वाला बहुत खुश था, इसने कुछ नई गायें जो हैं वो मँगवाई थी, तो बहुत ज़्यादा दूध हो गया। तो इन्होंने क्या करा, कुछ दूध इन्हें एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है? मान लेते हैं 20 लीटर दूध जो है इन्होंने इन्हें एक्स्ट्रा दे दिया और बोला कि आपको इसके पैसे नहीं देने, ये एज़ अ गिफ्ट। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इस तरह की चीज़ें जो प्रॉफ़िट हो रही हैं या आपको लगे कि मुझे ज़्यादा लाभ होगा वहाँ, प्रॉफ़िट होगा, तो उसे आप अपने अकाउंट बुक में मेंशन नहीं करें। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है। अब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ डैश कॉन्सेप्ट अ क्लियर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट और एक्सपेंसेस के बीच अंतर स्पष्ट किया जाता है। हम लोगों ने आज ही देख लिया है, इसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरा है, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स लाइक डेथ, dispute, sentiments, efficiency, etc. are dashed in the book. इवन नॉट रिकॉर्डेड होगा, साफ साफ पता चल रहा है कि इन सब चीज़ों को काउंट नहीं करा जाता है किसी भी बिजनेस में। क्यों सर, किसके अंडर आता है ये? तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है कि हम उन्हीं सब चीज़ों को क्या करेंगे, लिखेंगे अपने अकाउंट में, जिसे हम मॉनेटरी में या फाइनेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी की डेथ हो जाए या फिर किसी तरह का डिस्प्यूट हो, किसी तरह का सेंटिमेंट हो, इन सब चीज़ों को हम मनी में नहीं काउंट कर सकते। तो इन सब चीज़ों को नहीं लिखा जाएगा, नहीं रिकॉर्ड करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश द वेरियस एसेट एक्वायर्ड बाय अ कंसर्न और फिल्म शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व्ड और स्पेंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वेरियस एसेट हैं, यानी जो अलग-अलग संपत्तियां हैं, उन्हें उनके एक्चुअल कंसर्न, जो एक्चुअल जो अमाउंट है उनका या एक्चुअल जो प्राइस है, उसके अनुसार उन्हें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें मेंशन करते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है सर? तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो ये बताता है कि आपकी संपत्ति जितने की ही है, जितने की है, आप उसे उतना ही प्राइस मानिए। जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल में बताया था आपको कि सपोज़ आपने एक लैपटॉप खरीदा है 1 लाख रुपए का, तो अगर कोई आपसे बार-बार ये पूछ रहा है कि ये कितने का लैपटॉप है, तो आप कहोगे 1 लाख रुपए का। अगर 10 साल के बाद भी अगर आपसे कोई पूछे ये लैपटॉप कितने का है, तो आप उससे यही कहोगे कि ये 1 लाख रुपए का है। मैंने 1 लाख रुपए में खरीदा था इसे। तो ये कौन-सा कॉन्सेप्ट बताता है? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, डैश कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग, which means that accounting system is set up in such a way that record is made of two aspects of each transaction that affects the record। सिंपल है, एक डेबिट साइड के बारे में बात कर रहा है, एक क्रेडिट साइड के बारे में बात कर रहा है, यानी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन आर बेस्ड ऑन। जो ट्रांजैक्शन है जो हम रिकॉर्ड करेंगे थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अब पहले तो ये आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें आती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। एसेट जो होगा वो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इसके इक्वल होगा, ये हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है। दूसरा हमें ये बताता है कि जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड और जो क्रेडिट साइड है वो हमेशा आपस में इक्वल होगा। अब इससे गेस कर सकते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये इक्वल है, ये हमें अकाउंटिंग इक्वेशन कह रहा है। तो ये किसके अंदर आएगा? तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डैश रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द अ सेल इज मेड। मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू को हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम उस सामान को सेल कर लेंगे। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि हम तब रियलाइज़ कर लेंगे जब हम उस चीज़ को बेच ले रहे हैं, तभी हम रियलाइज़ करेंगे। नेक्स्ट है, एज पर डैश कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन
the profit earned or loss suffered by the business in a particular defined accounting period, it is necessary that expenses of the period should be match with the revenue of that period। मतलब जो खर्चा है और जो रेवेन्यू है वो दोनों एक ही पीरियड पे होना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो ये रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। डबल एंट्री प्रिंसिपल मीन्स जो डबल एंट्री है उसका मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है राइटिंग ट्वाइस द सेम एंट्री, नहीं हो सकता। राइटिंग ऑल एंट्रीज ट्वाइस इन द बुक, नहीं हो सकता। हैविंग डेबिट फॉर ईच क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर ईच डेबिट, सी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट इज मेड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो यानी प्रॉफिट होने वाला है, तो इसे प्रॉफिट होने वाला है इसे हम नहीं लिखेंगे। तो ये किसके अंदर आएगा? कंजर्वेटिज्म के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो मैंने कवर करवा दिया आपका। अगर किसी भी तरह की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।